दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम नन्स को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी। यह सीन रोमानिया के सेंट कार्टर चर्च का है जहां पर वो दोनों नन एक कमरे की तरफ जा रही थी। उस कमरे के दरवाजे पर बाहर लैटिन भाषा में लिखा था गॉड्स एंड्स हेयर, अर्थात भगवान यहाँ से खत्म होते हैं। इन दोनों नन्स की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि उनके पास ईवल से लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। एक नन उस अंधेरे कमरे के अंदर जाती है और ठीक अगले क्षण हम उन्हें खून में लथपथ देखते हैं। वो दूसरी नन को चाबी देते हुए बोलती हैं उसे वो करना ही होगा वरना वो शैतानी शक्ति जीत जाएगी। उनकी बातें सुनकर दूसरी नन वो चाबी ले लेती है और वो खिड़की से बाहर कूदकर खुद को फांसी लगा लेती है। इस सीन के एंड सीन में हम देखते हैं एक ईवल नन की परछाई को। अगले दिन एक फ्रेंची नाम का बंदा उस चर्च में नन के लिए फूड सप्लाई करने जाता है। उसे वहाँ पर पिछली रात मरी हुई नन की डेड बॉडी रस्सी से लटकते हुए मिलती है। उस नन की बॉडी को कौवे खा रहे थे और अचानक से वो रस्सी एकदम से टूट जाती है। फ्रेंची इस सुसाइड की खबर को तुरंत ही वेटिकन सिटी भेज देता है जहाँ पर हम फादर बर्ग को देखते हैं जो दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बाकी फादर्स उन्हें बताते हैं रोमानिया में एक जगह पर उन्हें जाना होगा जहां रिसेंटली एक नन ने सुसाइड कमिट किया है। फादर को इस केस की तहकीकात करनी होगी और उन्हें यह एश्योर करना था कि नन ने सुसाइड क्यों किया था, इसके पीछे क्या कारण था। इस जर्नी पर फादर का साथ देंगी सिस्टर आयरिन जो अभी तक पूरी तरह से नन नहीं है। फिर फादर बर्ग दूसरे फादर से पूछते हैं सिस्टर आयरिन को उनके साथ क्यों भेजा जा रहा है। तब सभी फादर उन्हें बताते हैं कि सिस्टर आयरिन को रोमानिया की जगह के बारे में काफी कुछ पता है। फिर फादर बर्ग मिलते हैं सिस्टर आयरिन से। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टर आयरिन आज तक रोमानिया गई नहीं, तो आखिर क्यों वो सभी फादर ने सिस्टर आयरिन को इस काम के लिए चुना। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो फादर बर्ग और सिस्टर आयरिन पहुंचते हैं रोमानिया। वो मिलते हैं उसी इंसान से जिसे नन की बॉडी मिली थी। ये फ्रेंच कैनेडियन बंदा था जिसे गांव के लोग प्यार से फ्रेंची बुलाते थे। फ्रेंची दोनों को गांव से उस चर्च की तरफ ले जाता है और वो उन्हें बताता है कि उस चर्च की नन्स कभी बाहर आती ही नहीं है और फ्रेंची उन्हें हर 3 महीने पर खाने पीने का सामान इस जगह के फ्रीजर रूम में रख देता था। वहीं पर फ्रेंची ने उस लाश को भी रखा था ताकि वो लाश सड़ ना जाए। इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि फ्रेंची का घोड़ा एक जगह पर एकदम से रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से इन तीनों को बाकी का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। फ्रेंची का कहना था कि ये पूरी जगह श्रापित है और यह बात यहाँ के घोड़े भी जानते हैं। वहाँ पहुँचने पर फ्रेंची उन लोगों को उस आइस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने उस नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची उस नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर घबरा जाता है और वो फादर बर्ग को बताता है कि मैंने इस नन की डेड बॉडी को लेटाकर यहाँ पर रखा था, इस पोजीशन में मैंने नहीं रखा था जो हमें नजर आ रही है। फादर को उस डेड बॉडी के हाथ में एक चाबी नजर आती है और वो उस चाबी को अपने पास में रख लेते हैं। उनको एक दरवाजे से आवाज आती है। तभी फ्रेंची उन्हें बताता है कि वही दरवाजा है जिसे नन अपने खाने पीने का सामान यहीं से ले जाती हैं। फादर पूरी तरह से रिचुअल करके उस बॉडी को दफना देते हैं। इसके बाद ये तीनों जाते हैं चर्च की फ्रंट डोर पर जहां फ्रेंची ने उस लाश को पहली बार देखा था। जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उस नन का ब्लड जो अभी तक फ्रेश है और उस इंसिडेंट को बीते हुए करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक नन बैठी हुई नजर आती है। उस नन का पूरा फेस कवर था और उसकी आवाज काफी भयानक थी। वो नन फादर और सिस्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फादर उसे बताते हैं अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग दोबारा किसी और को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देंगे। फिर ये नन उन लोगों को चर्च के घर के पास ही एक जगह पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि शाम हो गई थी जो कि उनके प्रेयर करने का टाइम था और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। और वो फादर से कहती है कल साथ में आइएगा। तब फादर फ्रेंची से वापस जाने के लिए कहते हैं और साथ ही में उसे यह भी कहते हैं कुछ दिन बाद यहाँ जरूर आना। रात होती है। फिर हम फादर और सिस्टर को बात करते हुए देखते हैं। इन बातों के दौरान हमें पता चलता है फादर बर्ग ने कुछ साल पहले फ्रांस में डैनियल नाम के एक लड़के का एक्सोर्सिज्म किया था और इस एक्सोर्सिज्म में डैनियल को इतनी चोट आई थी कि कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। एक्सोर्सिज्म के पहले सभी लोग मान रहे थे कि डैनियल बिल्कुल ठीक हो चुका है,
लेकिन फादर बर्क को पता था कोई इवल एंटिटी अभी भी डैनियल के अंदर थी। उन्हें डैनियल के मरने का बहुत ही ज्यादा दुख था। फिर सिस्टर आयरिन फादर बर्क को बताती हैं कि उन्हें बचपन में अजीबोगरीब किस्म के विजन आते थे। फादर बर्क समझ जाते हैं कि सिस्टर आयरिन को उनके साथ क्यों भेजा गया है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को वापस गांव जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में वही नन दिखाई देती है जिसने खुद को फांसी लगाई थी। फ्रेंची उस नन का पीछा करता है और अचानक से उसके सामने उस नन की डेड बॉडी फांसी लगाते हुए आती है। रस्सी टूटती है और डेड बॉडी फ्रेंची के ऊपर आकर गिर जाती है और वो फ्रेंची पर हमला करती है। फ्रेंची किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागता है। नेक्स्ट सीन में ट्रांजिस्टर अपने आप बजने लगता है। फादर बर्क की नींद खुल जाती है और उन्हें एक बच्चे का साया नजर आता है। वो बच्चा और कोई नहीं डैनियल था। फादर बर्क डैनियल का पीछा करते करते वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि डैनियल अब शैतान बन चुका है। उसी समय डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर बर्क पे अटैक कर देता है। फादर बर्क घबराकर एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं और जिंदा उसमें दफन हो जाते हैं। फादर बर्क उस कब्र में लगी हुई घंटी को मदद के लिए बजाते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन की हवा के झोंके से उनकी नींद खुल जाती है। सिस्टर आयरिन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब सिस्टर आयरिन उस आवाज की तरफ जाती हैं, तब एक डीमन नन का साया उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद उस डीमन नन का साया सिस्टर आयरिन को दिखने लगता है, जो धीरे धीरे उनके पीछे वाले शीशे में उतर आता है, जो सिस्टर आयरिन पर अटैक करता है और इस तरह से शीशा टूट जाता है। सिस्टर आयरिन वहां से भागकर उस कब्रिस्तान में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें फादर बर्क की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन धीरे धीरे सारे कब्रों की बेल बजने लगती है। लेकिन सिस्टर आयरिन अपनी विजन से पता लगाने की कोशिश करती हैं फादर बर्क किस कब्र में है। सिस्टर आयरिन फादर बर्क को कब्र से निकालने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उस कब्र में फादर बर्क को कुछ किताबें मिलती हैं जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। अगली सुबह फादर बर्क और सिस्टर आयरिन उस चर्च में दोबारा जाते हैं। फादर बर्क मदर सुपीरियर को काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही चाबी देते हैं जो उनको उस नन की डेड बॉडी से मिली थी और सिस्टर को अंदर जाने से पहले ये बताते हैं कि उन्हें पता लगाना है ये चाबी कहाँ की है। सिस्टर आयरिन जब अंदर जाती हैं, तब उन्हें एक नन दिखाई देती है। वो उन्हें काफी आवाजें लगाती हैं, लेकिन वो नन उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। उस नन का पीछा करते हुए सिस्टर आयरिन एक चैपल पर पहुँचती है, जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रार्थना कर रही होती है। सिस्टर आयरिन उस नन को बार बार आवाज लगाती हैं, लेकिन इसके पहले उस नन की प्रार्थना भंग हो, सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरिन को पीछे से रोक लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस चैपल में वो कई सदियों से प्रार्थना कर रही हैं और नन अपने अपने शिफ्ट में प्रार्थना करते रहते हैं। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरिन को वहां से ले जाती हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर उसे पता चलता है कि उस गांव के एक आदमी की 12 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बार का ओनर फ्रेंची को बताता है जो भी इंसिडेंट यहाँ पर होता है उन सब के पीछे वो श्रापित चर्च होता है। ये सब सुनकर फ्रेंची को लगने लगता है सिस्टर और फादर की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो बार से एक बंदूक लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद फादर बर्क जो उन किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर आयरिन गई हुई थी। सिस्टर आयरिन सिस्टर ओहाना से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो कम से कम उन्हें इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में बताएं। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरिन को बताती हैं ये पहले महल हुआ करता था जो सेंट काटा के राजा ने 6 to 10 सेंचुरी के बीच में बनवाया था। उसने काले जादू और जादू टोनों की कई विधियां लिखी जिससे वो नर्ग से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। नर्ग ने इस चीज का फायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवाया जिससे नर्ग की काली भयानक शक्तियां इस दुनिया में प्रवेश कर सके। पर तभी चर्च ने इस महल पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस द्वार को बंद कर दिया और चर्च वालों ने इस महल को अपने अंडर में ले लिया। तब से यहाँ प्रार्थना चलती आ रही है ताकि उस शैतान को काबू में किया जा सके। इस उपाय ने शैतान को दुनिया से दूर रखा
लेकिन जंग में हुई बमबारी से चर्च हिल गया और नर्क का वो प्रवेश द्वार फिर से खुल गया। तभी वहाँ पर तीसरी सिस्टर आकर उन्हें डिस्कशन करने से मना कर देती हैं और साथ ही में वो सिस्टर आयरिन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। लेकिन दूसरी नन सिस्टर आयरिन को बताती है अब रात हो गई है और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो आज रात सिस्टर आयरिन यहीं पर गुजारेंगी। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरिन को एक कमरे में छोड़ देती हैं और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती हैं। दूसरी तरफ फादर बर्क उस चर्च का नक्शा देख रहे थे। नक्शा देखते देखते वो उस नर की द्वार तक पहुंच जाते हैं। इतने में ही उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज आती है। फादर बर्क मदर सुपीरियर के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस चर्च में कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। मदर सुपीरियर उन्हें बताती हैं अब इसका कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सिस्टर आयरिन नहीं लौटेंगी। इतना कहने के बाद मदर सुपीरियर शांत हो जाती हैं। जब फादर बर्क उन्हें छूने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर अटैक कर देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। सिस्टर आयरिन को फिर से वो विजन नजर आता है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी और इस बार के विजन में वो डीमन नन भी नजर आता है। इतनी देर में सिस्टर की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उनके रूम में एक नन है जो प्रार्थना कर रही होती है। इससे पहले सिस्टर आयरिन उस नन से कुछ बातें कर पाती वो वहाँ से गायब हो जाती है और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद कुछ डरावने सीन होते हैं और सिस्टर आयरिन भागते हुए चैपल में पहुंचती हैं, जहां ढेर सारी नन एक साथ प्रार्थना कर रही थी। तभी सिस्टर आयरिन देखती हैं वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है। ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि सिस्टर ओहाना की थी। सिस्टर आयरिन भी नन के साथ बैठकर प्रे करने लगती हैं और अचानक से हम देखते हैं कोई अदृश्य शक्ति सिस्टर आयरिन की ड्रेस को पीछे से फाड़कर उनकी बॉडी पर एक स्टार बना देता है। तभी अचानक से फादर बर्क और फ्रेंची चैपल के दरवाजे पर आते हैं और सिस्टर आयरिन फौरन उन्हें बताती हैं वो बाकी नन के साथ प्रे कर रही हैं। लेकिन फादर और फ्रेंची देखते हैं वहाँ कोई नन थी ही नहीं और जिस किसी नन को वो देख पा रही थी वो सभी वेलक का एक छलावा था। इतना ही नहीं, डीमन नन को यहाँ से जाने के लिए उसे एक बॉडी को पोजेस करना होगा और इसीलिए स्टार्टिंग सीन में एक सिस्टर ने खुद को फांसी लगाकर अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वो डीमन नन उसके बॉडी को पोजेस ना कर सके। वो एक सुसाइड नहीं बल्कि सेक्रीफाइस था। इसके बाद सिस्टर आयरिन उस चैपल में पड़े हुए डेड बॉडी को देखने जाती हैं, लेकिन अचानक वो डेड बॉडी फादर बर्क पर हमला कर देती है। फादर बर्क इस डेड बॉडी में आग लगा देते हैं और फ्रेंची अपने शॉटगन से उसे मार गिराता है। इस सीन के बाद सिस्टर आयरिन अपनी शपथ लेती हैं ताकि वो एक प्रॉपर नन बन जाएं। इसके बाद वो तीनों तहखाने की तरफ निकल पड़ते हैं। वे तीनों तहखाने में उस जगह पर जाकर रुकते हैं जहां मदर मैरी की मूर्ति होती है। मदर मैरी की वो मूर्ति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। उन्हें उसी डायरेक्शन में एक दरवाजा दिखता है जिसे सिस्टर आयरिन उसी चाबी से खोलती हैं। दरवाजा खुलने पर उन्हें वही पवित्र निशानी मिलती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून होता है। फादर बर्क उस निशानी को सिस्टर आयरिन को सौंप देते हैं और वो तीनों उसी दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां लिखा था गॉड्स एंड्स हेयर। अंदर जाने के बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और शैतान कहां से आया था उस जगह को खोजने लगते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर आयरिन जाती हैं वहां पर एक डीमन नन उन पर हमला कर देती है। जब सिस्टर आयरिन वहां से बचकर भागने लगती हैं तब उन्हें वहां पर एक दरवाजा नजर आता है। वो उसके अंदर चली जाती हैं और वहां पर उन्हें वही निशान नजर आता है जो वेलक ने उनकी बॉडी पर बनाया था। जब सिस्टर आयरिन वहां से भागने की कोशिश करती हैं तब बहुत सारे नन उनका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चीखों की आवाज सुनकर फ्रेंची उस दरवाजे के तरफ भागता है, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी डीमन नन फादर का भी रास्ता रोकती हैं, लेकिन फादर बर्क आग का क्रॉस बनाकर वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तब उसे बहुत सारी डीमन नन दिखाई देती हैं और उस निशान के बीच में सिस्टर आयरिन एक अलग पोजीशन में नजर आती हैं क्योंकि उन्हें वेलक ने पोजेस कर लिया था। पोजेस्ड आयरिन फ्रेंची पर भी हमला करती हैं, पर फ्रेंची उनके गले में बंधे हुए एंटिक रेलिक की मदद से वेलक को उनके शरीर से बाहर निकालता है। अब वेलक फ्रेंची पर अटैक करता है जिससे फ्रेंची बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो डीमन नन सिस्टर आयरिन पर अटैक करके उन्हें पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। इस सीन के दौरान डीमन नन को वो एंटिक रेलिक मिल जाती है, लेकिन ये रेलिक टूटी हुई थी और इसके अंदर जीसस क्राइस्ट का खून नहीं था। वेलक तुरंत ही आयरन
आयरन को पानी से बाहर निकालती है और हम देखते हैं सिस्टर आयरन ने अपने मुंह के अंदर से क्राइस्ट का ब्लड वैलक के ऊपर थूक देती हैं। जीसस क्राइस्ट के खून के छींटे पड़ते ही वैलक वहाँ के वाटर के अंदर खींचा चला जाता है और वो हेल का बड़ा सा होल फिर से बंद हो जाता है। अब अगले दिन वो तीनों उस चर्च को छोड़कर जाने लगते हैं। तब सिस्टर आयरन वहाँ पर लास्ट प्रे करने लगती हैं और वो फ्रेंची को भी बताती हैं अब ये जगह पवित्र हो गई है। तब फ्रेंची के गर्दन के पीछे एक उल्टे क्रॉस का साइन बना हुआ होता है जिसमें हमें पता चलता है कि डीमन नन ने अपना कुछ कांटेक्ट छोड़ा है।